जय हिंद। जितना विकास करना एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और डिफेंस के सेक्टर में महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास करना है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत ने अपने बहुत सारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे विश्व में अपनी एक अलग अद्वितीय छाप छोड़ी है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। और ये भी हमें पता है कि चांद पर झंडा होना और झंडे पर चांद होने में औकात की फ़र्क होती है। तो इस वीडियो में आज हम भारत के जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे और लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो का पहला भाग है। वीडियो का दूसरा भाग कुछ दिनों बाद आएगा, जिसमें हम सैटेलाइट्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे और सैटेलाइट्स के जो दो प्रकार से उनका विभाजन होता है, एक एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग और एक ऑर्बिट के अकॉर्डिंग। तो हम उसको अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम केवल सैटेलाइट के लॉन्चिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम सैटेलाइट की बात करते हैं तो हमने जियोग्राफी में पढ़ ही रखा होगा सैटेलाइट्स के बारे में, जिसे हम हिंदी में उपग्रह कहते हैं। उपग्रह हम दो प्रकार से होते हैं। पहला जो होता है, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और जो दूसरा होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कि प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। ये दो प्रकार के सैटेलाइट्स होते हैं। प्राकृतिक उपग्रह के उदाहरण में होता है मून, तो जो कि पृथ्वी का ही एक उपग्रह है। तो हमने प्राकृतिक उपग्रह को इस वीडियो में नहीं पढ़ना है। हमें इस वीडियो में कृत्रिम उपग्रह के बारे में पढ़ना है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आगे। तो हम जान लेते हैं कि कृत्रिम उपग्रह होता क्या है। कृत्रिम उपग्रह ऐसा उपग्रह जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया हो, कृत्रिम उपग्रह होता है। तो आज हम कृत्रिम उपग्रह के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात आती है सैटेलाइट के लॉन्च करने की, तो सैटेलाइट को लॉन्च करते कहाँ हैं, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। तो सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं हम कक्षा में, ये सब बताते हैं आपको। हम उसको कक्षा में लॉन्च करते हैं कि सैटेलाइट को कक्षा में लॉन्च। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कक्षा के बारे में। तो कक्षा होती क्या है? हर सैटेलाइट की अपनी कक्षा होती है। जैसे चंद्रमा का अपना कक्षा है, उसी प्रकार से जो कृत्रिम उपग्रह बनाए जाते हैं उनका एक कक्षा निर्धारित किया जाता है और कक्षा उस उद्देश्य के अनुसार निर्धारित किया जाता है कि सैटेलाइट किस उद्देश्य से भेजी गई है। अगर सैटेलाइट मौसम संबंधित जानकारी के लिए भेजी गई है तो उसे ज़्यादा दूर नहीं भेजा जाता है, वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही रखा जाता है। अगर नेविगेशन के लिए भेजी गई है तो उसे और थोड़ा सा दूर, और अगर उसको जियोग्राफिकल कंडीशन और जीपीएस के बारे में जानना है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो उसे और ऊपर भेजा जाता है। तो ये सारे उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य के अनुसार सैटेलाइट को उसके पृथ्वी के कक्षा पर स्थापित किया जाता है। हम इसे आसान भाषा में समझें, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हम जिस क्लास में पढ़ते हैं उसी क्लास से में जाते हैं और किसी और क्लास में नहीं जाते। जैसे हम 12th क्लास में हैं तो रोज़ हम 12th में क्लास में ही जाएंगे, 10th में थोड़ी ना जाएंगे। उसी प्रकार से इसका इस सैटेलाइट का जो है एक पर्टिकुलर कक्षा डिसाइड कर दिया जाता है और फिर वो उसी कक्षा में जाता है। उसी कक्षा में ये तो कक्षा दो प्रकार की होती है। एक इलिप्टिकल होती है जिसे हम दीर्घवृत्ताकार कक्षा कहते हैं, और एक होता है सर्कुलर जिसे हम वृत्ताकार कहते हैं। तो एक वृत्ताकार होता है, एक दीर्घवृत्ताकार होता है। तो दो प्रकार से इनकी कक्षाएं डिसाइड कर दी जाती हैं जिसमें ये अपना चक्कर लगाते हैं। जैसे हम क्लास 12th में हैं तो क्लास 12th का ही चक्कर लगाएंगे, क्लास 12th में ही जाएंगे। उसी प्रकार से ये जो इलिप्टिकल पाथ है इसका, तो ये डिसाइड कर दिया जाता है कि आप इलिप्टिकल पाथ में ही पृथ्वी का चक्कर लगाओगे। तो ये रिवॉल्व करते हैं पृथ्वी के चारों ओर, ठीक। और ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। तो ये उद्देश्य पर निर्भर करता है कि हम सैटेलाइट का उद्देश्य क्या है, उस प्रकार से कक्षा में भेजा जाता है, ठीक। तो हम कक्षा समझ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, अब हम इसके लॉन्चिंग के बारे में पढ़ते हैं कि ये लॉन्चिंग होती कैसे है और किन किन नियमों पर आधारित होती है और क्यों इसे लॉन्च किया जाता है रॉकेट के द्वारा, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमें एक व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। जैसे अगर हमें किसी स्थान पर जाना हो, अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझें और वहाँ पर 4 व्हीलर न जाती हो, तो वहाँ पे हम 2 व्हीलर ट्राई करेंगे कि 2 व्हीलर चली जाए। तो उसी प्रकार से अंतरिक्ष में सैटेलाइट को ले जाने के लिए एक व्हीकल की ज़रूरत होती है, जिसे व्हीकल का मतलब गाड़ी,
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट को लॉन्च करने वाली अर्थात ले जाने वाला व्हीकल। तो ये जो होता है हमारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, ये जो हमारा होता है, और ये हमारा सैटेलाइट होती है, इसमें हमारी सैटेलाइट होती है, ये हमारा लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक, ये किस नियम पर आधारित है कि जो रॉकेट होती है ये ऊपर की ओर जाती है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो न्यूटन का तृतीय नियम पर यह आधारित होती है और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो जो रॉकेट होती है वो ऊपर की ओर गति न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के आधार पर करती है और उसका संवेग संरक्षित होता है। अब हम एक एक करके जान लेते हैं कि न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्या है। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो एक्शन, एवरी एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, अर्थात प्रत्येक क्रिया के विपरीत में एक प्रतिक्रिया होती है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो जब ये थ्रस्ट बाहर निकलता है कंबस्टन चैम्बर से, कंबस्टन चैम्बर यहाँ पर होता है, और कंबस्टन चैम्बर से जब ये थ्रस्ट बाहर निकलता है, आग बाहर निकलती है, तो एक एक्शन लगता है पृथ्वी पर, धरती पर। तो और वही एक्शन इसमें रिएक्शन के रूप में ऊपर की ओर लगता है, और जिसकी वजह से ये जितना ज़्यादा इसके वेट के अकॉर्डिंग, जैसे जितना इसका वेट होगा, जैसे मान लीजिए अगर हम माने इसका 10 न्यूटन 10 किलोग्राम वेट है, 10 किलोग्राम वेट है, और इसका जो इसका मास है 10 किलोग्राम है, और जो जी की वैल्यू है हम अभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान के चलते हैं। ठीक, होता 9.8 है लेकिन हम 10 मान के चलते हैं। तो जो रिक्वायर्ड फोर्स है इसको ऊपर उठाने के लिए वो कितनी होगी जानते हैं? 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 न्यूटन। मतलब इतना इससे अधिक जब ये फोर्स हो जाएगा, 100 न्यूटन से अधिक जब फोर्स हो जाएगा, तो ये 10 किलोग्राम की जो हमारी रॉकेट है ये ऊपर उठ जाएगी। ठीक, ये ऊपर हो जाएगी, मतलब जमीन को छोड़ के ऊपर चली जाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये एक्शन इक्वल टू एवरी एक्शन इक्वल टू रिएक्शन होता है, जो कि न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है, उस पर आधारित है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं संवेग संरक्षण की। संवेग संरक्षण क्या होता है? संवेग संरक्षण होता है P बराबर mv, ये संवेग का फॉर्मूला होता है जिसे हम मोमेंटम कहते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो जब किसी दो या दो से अधिक वस्तुओं पे कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, तो जो इनका कंजर्वेशन, जो इनका संवेग होता है वो पूरी तरीके से संरक्षित हो जाता है। अब जब संरक्षित हो जाता है उस कंडीशन में P, जो इसकी फर्स्ट जो पहला ऑब्जेक्ट होगा P m1 v1 बराबर जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसका मास m2 और उसकी वेलोसिटी v2। तो ये होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम करता है, एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं काम करता है, तब इसका संवेग संरक्षित हो जाता है। अब देखिए दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, इसका क्या योगदान है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल का योगदान क्या है इस रॉकेट को उड़ने में, इसको समझ लेते हैं। जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये इधर ये मोटा है और ये जो नोजल है इसका, इस नोजल को पतला बनाया गया है। नोजल को पतला क्यों बनाया गया है? जो इसका ये नोजल है इसको पतला बनाने का केवल एक रीजन है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अर्थात अगर हम क्षेत्रफल बड़ा अधिक कर देंगे, ये जो है दाब, जो प्रेशर होता है और एरिया का जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर हमारा घट जाएगा, और अगर हम एरिया कम करेंगे तो प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। तो यहां पर हम एरिया कम कर देंगे तो प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा, मतलब एरिया छोटा हो जाएगा, ज्यादा तेजी से निकलेगा थ्रस्ट और वो प्रेशर ज्यादा लगाएगा, तो ये उठ जाएगा और जल्दी। तो इसलिए नोजल को पतला रखा जाता है पूरे रॉकेटरी में। ओके, ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। पहला न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम पर आधारित है, दूसरा संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, तीसरा दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये होता है इसकी रॉकेटरी का एक महत्वपूर्ण जिन नियमों पर ये आधारित होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देख रहे होंगे आप जैसे कि ये जो थ्रस्ट है, ये थ्रस्ट यहाँ नीचे आ रहा है
और यही थ्रस्ट इसको ऊपर लेके जा रहा है और ये ग्रेविटी इसको नीचे की ओर खींच रही है। तो ये जब थ्रस्ट ग्रेविटी से अधिक हो जाता है, जब ग्रेविटी कम हो जाती है और थ्रस्ट अधिक हो जाता है, तो ये ऊपर की ओर मोशन करने लगता है हमारा रॉकेट। तो यही इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि हमने पढ़ लिया उसी वाले स्लाइड पे, और इसके मास के बारे में बता दिया। ये 10 किलोग्राम के रॉकेट की, मान लीजिए रॉकेट है 10 किलोग्राम की, उसको ऊपर उठाने के लिए 100 न्यूटन से अधिक बल की आवश्यकता होती है। ठीक, अब डिपेंड करता है कि कौन सा रॉकेट है, कितने, अब जितना इसमें मास बढ़ाते जाएंगे उतना ही अधिक न्यूटन की आपको जरूरत पड़ेगी, उतना ही अधिक न्यूटन बल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो ये भी समझ लिया हमने। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो भारत में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जो स्टेशंस हैं, जहां पे हमारी सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं, अंतरिक्ष केंद्र हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण अंतरिक्ष केंद्र जो कि भारत में स्थित हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो है वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, जो कहाँ है, केरला में है। ये केरला में है, तिरुवनंतपुरम थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है वो तिरुवनंतपुरम थुम्बा में है, जो कि केरला में स्थित है। यहाँ पे विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन है। ठीक, अंतरिक्ष केंद्र। और जो दूसरा है हमारा वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये आंध्र प्रदेश में सतीश धवन स्पेस स्टेशन है, स्पेस सेंटर है। ठीक, और जो तीसरा है हमारा एपीजे अब्दुल कलाम अंतरिक्ष केंद्र, वो हमारा है उड़ीसा में। यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम ही रख दिया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, और उसी पर ये अंतरिक्ष केंद्र है। ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में याद रखेंगे, साथ में बोलिए एक बार। जो पहला है हमारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, वो हमारा केरला में है। दूसरा हमारा आंध्र प्रदेश में है। तीसरा हमारा उड़ीसा में है। तो ऊपर से चाहे याद करते हुए आइए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अंतरिक्ष केंद्र उड़ीसा, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। ये आप याद कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक, कोई भी ऐसा अंतरिक्ष केंद्र नहीं है जो नॉर्थ में हो। अब नॉर्थ में अंतरिक्ष केंद्र क्यों नहीं है, इसका क्या रीजन है, तो हम पढ़ लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो नॉर्थ में इसलिए नहीं है क्योंकि आप जैसे जैसे नीचे आते हो तो वैसे वैसे आप इक्वेटर के पास होते जाते हो, और इक्वेटर के पास जो जी का वैल्यू होता है ना, वो कम हो जाता है। अब वो कैसे कम हो जाता है, नीचे जाते हैं, जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के पास त्रिज्या पृथ्वी की सबसे अधिक होती है, और जब त्रिज्या अधिक हो जाती है पृथ्वी की, तो ये जो जी की वैल्यू है वो कम हो जाता है। अब जहां पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम रहेगा, वहां से रॉकेट को छोड़ना कितना आसान हो जाएगा। तो इसलिए जो भी हमारे अंतरिक्ष केंद्र बनाए जाते हैं, वो ट्राई किए जाते हैं कि साउथ इंडिया में, केरला साइड, मतलब कि समुद्र के किनारे इसलिए बनाए जाते हैं कि कोई खतरा ना हो, और जो इक्वेटर के पास बनाए जाते हैं इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम हो जाए। ठीक, तो जो भी आप देखेंगे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष केंद्र, वो इक्वेटर के पास ही आपको मिलेंगे पूरे वर्ल्ड वाइड में। ठीक, तो ये हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब लॉन्चिंग के बारे में बात करते हैं कि लॉन्चिंग होती कैसे है। तो हम ये समझते हैं, जैसे कि आप इसे ऐसे आसानी भाषा में समझिए, जैसे आपको मान लीजिए किसी को मारना है, तो आपके पास में मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है जो आपके कुछ पास में बैठी हुई है, और आप उसे पत्थर से मारना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत हुई, एक पत्थर की ज़रूरत पड़ेगी, और पत्थर के साथ साथ एक रिक्वायर्ड फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि उस डायरेक्शन में आप उस रिक्वायर्ड फोर्स से मारो तो उसके पास पत्थर पहुंच जाए, उसको पत्थर लग जाए। तो सबसे पहला आपको एक पत्थर की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, आपको एक पर्टिकुलर एक रिक्वायर्ड फोर्स अर्थात बल की जरूरत पड़ेगी, और तीसरा एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप कहीं भी थोड़ी ना फेंक देंगे पत्थर, बैठी वहां पर है तो वहीं पर फेंक के मारेंगे। तो तीन चीजें हो गई, पहला जो हो गया वो हो गया पत्थर, दूसरा हो गया फोर्स, तीसरा हो गया डायरेक्शन। अब देखिए, पत्थर जो हमारा होता है वो हमारा रॉकेट होता है।
जो पत्थर हमारा होता है वो हमारा रॉकेट होता है, और जो इसमें फ्यूल होता है वो हमारा फोर्स होता है। इस तरीके से आप समझिए इसको। और जो हमारा सैटेलाइट होता है वो हमारा पर्पस होता है मारना, जैसे मारना हमारा वहां पर पर्पस था ना, वैसे यहाँ पर हमारे सैटेलाइट को अपनी कक्षा तक ले जाने में का पर्पस है। तो ये इस तरीके से आप आसान भाषा में इसे समझ सकते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं जो ऑपरेशनल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन इंडिया, मतलब जो भारत में ऑपरेशनल हैं, जो कमीशन कर ली गई हैं इसरो के द्वारा कि इन्हें ये हमारे पास लॉन्च व्हीकल हैं जिससे हम अपनी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। तो 3 प्रकार की वो अभी तक कमीशन हुई हैं, जो कि और बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं जिस पर भारत इसरो बहुत तेजी से काम कर रहा है, और जल्द ही उन पर भी एक अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी आपको। तो जो हम इस सबसे पहला जो है हमारा वो पीएसएलवी है। अब पीएसएलवी का क्या मतलब है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये लॉन्च व्हीकल ऐसा है कि जो पोलर में सैटेलाइट को ले जाने में का कार्य करता है, इसका नाम है पीएसएलवी। और ये जो हमारा दूसरा है ये है हमारा जीएसएलवी। ये होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक। और ये जो तीसरा है ये होता है जीएसएलवी मार्क 3 MK3। तो ये इसका ही एक परिष्कृत रूप है। ये 3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं जो भारत में कमीशन कर लिए गए हैं। इसरो ने इन्हीं के द्वारा अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, अपनी सारी सैटेलाइट्स को। तो आइए एक एक करके हम तीनों के बारे में बढ़िया से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, जिसे हम पीएसएलवी भी कहते हैं। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं ये पीएसएलवी है जिसे हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। और ये जो है हमारा, ये हमारा स्पेस सेंटर है। स्पेस सेंटर में यहाँ पे हम कई फ्लोर में ये बना होता है, जो कि एक कई देख सकते हैं आप लोग, ये 1 2 3 4 5 फ्लोर में बना होता है। और इसी फ्लोर में इस रॉकेट को असेंबल किया जाता है, क्योंकि ये जो रॉकेट होती है ना एक जगह पर नहीं बनाई जाती, ये भारत के अलग अलग कोनों से अलग अलग जगहों पे इसके पार्ट्स बनते हैं, और वो पार्ट्स आके यहाँ पर असेंबल किए जाते हैं अंतरिक्ष स्टेशन जो केंद्र होता है वहाँ पर। अंतरिक्ष केंद्र में इसको ले आके, जैसे यहाँ पे पहले फर्स्ट स्टेज को असेंबल करेंगे, फिर सेकेंड स्टेज को असेंबल करेंगे, फिर थर्ड स्टेज, फिर फोर्थ स्टेज, और फिर यहाँ पे उसके जो उसका पेलोड होगा उसके साथ उस पेलोड को असेंबल करने के बाद इस क्रेन के माध्यम से इस पटरी पर, ये जो पटरी होती है इस पटरी पर एक क्रेन होती है, उस क्रेन के माध्यम से इसको ये लॉन्चिंग पैड तक लाते हैं। ये हमारा लॉन्चिंग पैड है, और इसी लॉन्चिंग पैड पर ले जाके इसका प्रक्षेपण करते हैं। तो ये जो हम अपने अब इसकी पीएसएलवी के गुणधर्मों के बारे में अगर बात करें, तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये होता है हमारा पेलोड, जिसमें हमारी सैटेलाइट रखी होती है। और ये इसका होता है अलग स्टेज होते हैं, और ये जो छोटे छोटे लगे हुए हैं रॉकेट्स है ये बूस्टर रॉकेट्स हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है और वजन भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए बूस्टर रॉकेट लगाए जाते हैं, क्योंकि इसे सरफेस पर ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए यहाँ पे इसको लगाया जाता है बूस्टर रॉकेट को, ठीक। तो इसे हमने समझ लिया। अब इसके गुणधर्मों के बारे में अगर बात करें तो लिफ्ट ऑफ मास की अगर बात करें तो 320 टन है। 320 टन जो पीएसएलवी है वो रॉकेट सहित पूरे सैटेलाइट का और रॉकेट का जो मास है वो 320 टन है, ठीक। और इसका स्टेज है वो 4 स्टेज में बनाई गई है, आप देख सकते हैं जैसा कि बताया मैंने। और ये जो मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्चिंग कैपेसिटी है, इसके अंदर मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्चिंग कैपेसिटी है, समझ रहे हैं? मल्टीपल सैटेलाइट यानी कि एक बार में मल्टीपल सैटेलाइट को लॉन्च कर सकती है। और ये है मल्टी ऑर्बिटल कैपेसिटी, यानी कि मल्टी ऑर्बिट यानी कि एक बार में और बहुत सारी कक्षाओं में इसको स्थापित कर सकती है। अब ये जो है एसएसपीओ और जीटीओ, ये हमारा टाइप है ऑर्बिट की, कक्षा के प्रकार हैं। ये होता है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट और ये होता है जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। तो इसके बाद में बारे में अगर हम पढ़ें तो ये अगर हमको इस ऑर्बिट में यानी कि सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में अगर हमको ले जाना है इस रॉकेट के द्वारा, इस लॉन्च व्हीकल के द्वारा, तो हम 1750 किलोग्राम का वजन यहाँ पर रख के इस वाले ऑर्बिट में ले जा सकते हैं। और अगर हमको जीटीओ में ले जाना है, जीटीओ इससे दूर होती है ऑर्बिट,
ऑर्बिट, तो यहाँ पे हम कम भार लेके जा पाते हैं पीएसएलवी के द्वारा। पीएसएलवी के द्वारा 1750 किलोग्राम लेके जा सकते हैं हम सोलर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट पर, और जीटीओ में यानी कि जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में 1425 किलोग्राम का पेलोड लेके हम जा सकते हैं पीएसएलवी के द्वारा। तो ये इसके गुणधर्म हैं जो कि हमने पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, जीएसएलवी को देखते हैं। ये है हमारा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी कहते हैं। इसकी जो हाइट है वो 43.5 मीटर है। ये जो हाइट है 43.5 मीटर है, और इसका जो पूरा पेलोड के साथ साथ पूरे रॉकेट का जो व्हीकल का जो पूरा मास है, लिफ्ट मास है, वो 420 टन है। ठीक, और जो इसका स्टेज है ये 3 स्टेज में है कि, और इस वाले में क्रायोजेनिक इंजन लगाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रायोजेनिक इंजन है जो कि एयरक्राफ्ट में, एडवांस्ड एयरक्राफ्ट और लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में इनका यूज किया जाता है। ये बहुत ही पावरफुल इंजन होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है किसी भी रॉकेट का या किसी भी एयरक्राफ्ट का। ठीक, और ये 3 स्टेज में है। पहला स्टेज इसका ये है, दूसरा स्टेज ये है इसका, और तीसरा स्टेज ये पूरा इसका ये है। तो 3 स्टेज में ये बनाया गया है। और जो पहला ये होता है ये लिक्विड, मतलब यहाँ पे लिक्विड फ्यूल होता है, यहाँ पे सॉलिड फ्यूल होता है। उसके बाद ये क्रायोजेनिक इंजन का काम आता है। तो इसके बाद क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट किया जाता है। तो ये जो लगे हुए हैं ये हमारे बूस्टर रॉकेट लगे हैं, और देख रहे हैं इसके साथ भी छोटे छोटे 2 बूस्टर रॉकेट अटैच किए गए हैं। और ये हमारा असेंबलिंग ग्रिड है जहाँ पे हम असेंबल करते हैं अपने कई फ्लोर दिए, देख रहे हैं ना, ये फ्लोर के अकॉर्डिंग, फ्लोर वाइज इसको हम ऐसे अपने सैटेलाइट को रख के ऐसे असेंबल करते हैं। ठीक, और अपने पूरे असेंबलिंग के बाद इसको हम क्रेन के माध्यम से ले जाते हैं लॉन्चिंग पैड तक। ठीक, तो ये है हमारा जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो जीटीओ होता है, जीटीओ वाली ऑर्बिट यानी जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको ले जाने के लिए 2250 किलोग्राम का पेलोड यहाँ पर लेके जा सकता है। और लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी कि निचली कक्षा में ले जाने के लिए 6000 किलोग्राम का ये पेलोड लेके जा सकता है। ये हमारी जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे जीएसएलवी एमके मार्क 3 पे। तो ये जो जीएसएलवी है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एमके 3, ये उसी का एक परिष्कृत रूप है। हमारे जीएसएलवी का एक परिष्कृत रूप है जीएसएलवी मार्क 3। ठीक, तो जो इसकी हाइट है इसकी भी वही हाइट है, 43.5 मीटर है। और जो इसका लिफ्ट ऑफ मास है ये 640 टन है। इसका उससे कहीं ज़्यादा है, जिसका जो पूरा मास है मतलब पेलोड के साथ साथ पूरे मिसाइल का, पूरे स्टेज का और सबका मास ऐड करके 640 टन लेके ये ऊपर उठता है ज़मीन से। ठीक, और ये 3 स्टेजेस में बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये 3 स्टेजेस में बनाया गया है। और जो ये साइड में आप देख रहे हैं ये बूस्टर रॉकेट लगे हैं, सारी चीज़ें वही हैं, बस उसकी क्षमता इससे कहीं ज़्यादा है। और यहाँ पर हमारा पेलोड रखा हुआ है। अगर हम इसको जीटीओ में ले जाना चाहते हैं इस वाली ऑर्बिट में, जिसे हम कहते हैं जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, तो वहाँ पर हम 4000 किलोग्राम पेलोड ले जा सकते हैं। और अगर हम लोअर अर्थ ऑर्बिट में अपनी सैटेलाइट ले जाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम 8000 किलोग्राम की सैटेलाइट ले जा सकते हैं। अब ये हम इसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो हमारा देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सैटेलाइट रखा हुआ है, पेलोड है यहाँ पर हमारा पेलोड रखा जाता है। और ये जो है हमारा ये क्रायोजेनिक इंजन है, और ये क्रायोजेनिक इंजन है। क्रायोजेनिक इंजन के बाद यहाँ पे जो हमारा आता है ये वाला भाग, यहाँ पे सॉलिड रॉकेट बूस्टर होता है, यानी कि यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में हमारा फ्यूल होता है। और ये जो है ये हमारा लिक्विड फॉर्म में फ्यूल होता है। ठीक, ये यहाँ पर हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, ये नोजल है। और ये इसके बाद बूस्टर रॉकेट्स लगे हुए हैं, यहाँ पर भी बूस्टर रॉकेट लगे हुए हैं। तो ये इसकी संरचना है और ये इसके गुणधर्म है। आपने इसको समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने लॉन्च किया अपनी सैटेलाइट को और सैटेलाइट को कक्षा में पहुंचा दिया। अब इस कक्षा में ये क्यों रिवॉल्व करता है, आपने के दिमाग में ये आएगा कि ये गिर क्यों नहीं जाता। और इतनी आए दिनों इतनी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की जा रही हैं, तो वो एक दूसरे से कोलाइड क्यों नहीं हो रही हैं, एक दूसरे से टकरा क्यों नहीं रही हैं। तो टकरा क्यों नहीं रही हैं, इसका जवाब हम बताते हैं आपको कि ये सैटेलाइट क्यों नहीं टकराती एक दूसरे से, क्योंकि
हर सैटेलाइट की अपनी एक कक्षा होती है, निश्चित कक्षा होती है, और ये निश्चित कक्षा में ही अपने रिवॉल्व करती है और दूसरी कक्षा में ये नहीं जाती। जैसे कि हमने शुरू में ही बताया कि जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं उसी कक्षा में आते जाते हैं और दूसरी कक्षा में नहीं जाते। इसीलिए जितनी भी सैटेलाइट्स हैं सबकी अपनी अपनी कक्षा है और अपनी ही कक्षा में वो रिवॉल्व करती हैं, इसलिए वो टकराती नहीं। और अगर कभी ऐसी परिस्थिति आती भी है तो इनके गति को, इनके ऑर्बिट को भी चेंज किया जा सकता है, ठीक। तो इसलिए एक दूसरे से नहीं टकराती। अब बात करते हैं सैटेलाइट क्यों नहीं गिरती, यानी कि जमीन पर क्यों नहीं आके, धरती पर क्यों नहीं आके गिर जाती, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो लगातार ही लग रहा होगा तो उसे तो गिर जाना चाहिए। तो बात सही है आपकी, गुरुत्वाकर्षण जो है देख रहे हैं आप, ये ग्रेविटेशनल पुल इसके तरफ, जमीन की तरफ इस पर सैटेलाइट पर लग रहा है, लेकिन जो हमारी सैटेलाइट होती है ना उस पे यहाँ पे ये जो होता है हमारा, ये होता है, लगा दिया जाता है सोलर पैनल, जिससे इसको एनर्जी मिल सके और ये सन की एनर्जी से रोटेट करती है, ठीक। और एक मोटर लगी होती है इसमें, तो और एक इसमें एंटीना लगा होता है। यही 3-4 चीज़ों का होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है सैटेलाइट में। एक एंटीना, एक बैटरी, एक मोटर और 2-4 प्लेटें लगी होती हैं, सोलर प्लेटें, ठीक। तो इसको जो हमारा ग्रेविटेशनल पुल है और इसको एक वेलोसिटी दे दी जाती है कि ये एक फिक्स वेलोसिटी से ये आगे की ओर बढ़ेगी। तो वेलोसिटी हमारा इस डायरेक्शन में है और जो ये खिंचाव बल है, गुरुत्वाकर्षण पुल है, इसका ग्रेविटेशनल पुल वो नीचे है, तो जो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो इसी पाथ पर आ जाता है। समझ रहे हैं आप, वेक्टर में पढ़े होंगे कि जब एक बल इधर से लगता हो एक बल इधर से, तो वो इस वाले रास्ते को चुन लेता है। जैसे अगर आपको एक रास्ते पर आपको कहीं जाना हो और वहां जाने के 2 रास्ते हों, तो दो रास्ते में आप क्या, एक रास्ते पे समझ लीजिए कोई शेर खड़ा हुआ है और एक रास्ते पे कोई मान लीजिए डाकू खड़ा हुआ है बंदूक लेके, और आप अब क्या करेंगे, इस स्थिति में आप बीच का रास्ता चुनेंगे, ना हमें वहां से जाना पड़े ना वहां से जाना पड़े। तो ये ग्रेविटेशनल पुल नाम का एक लॉयन इधर खड़ा हुआ है और वेलोसिटी नाम का डाकू इधर खड़ा हुआ है, इसीलिए ये बीच का रास्ता चुन लेता है और बीच के ही रास्ते में ये लगातार इसके पृथ्वी के चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है, ठीक। और ये लगातार इसके चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है, इसीलिए ये पृथ्वी पर नहीं गिरता। आसान भाषा में आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आशा करता हूँ चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। अगले पार्ट में हम सैटेलाइट के जो ऑर्बिट्स होते हैं, सारे ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ेंगे और सैटेलाइट्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।